कल हमने 11th क्लास का पहला पार्ट पढ़ा था, जो पार्ट था आपका संविधान क्यों और कैसे। आज हम 11th क्लास का सेकंड पार्ट के ओटी टाइप क्वेश्चन करेंगे। उसी के साथ जो एक वाक्य हैं उनके भी क्वेश्चन करेंगे। साथ ही ये जो 11th क्लास का आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मौलिक भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में कौन से अधिकार दिए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन से हैं, ये जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो हैं आपके मौलिक अधिकार। इस चैप्टर में विशेष तौर पर मौलिक अधिकारों के बारे में ही जानकारी दी गई है, जिसमें से कुछ ओटी टाइप क्वेश्चन और एक वाक्य वाले क्वेश्चन आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, जो कि 11th क्लास का है, वो देखते हैं हम। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो सबसे सटीक वर्णन क्या है? पहले नंबर का है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है। दूसरे नंबर का है कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, या ये इसका ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन में। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। क्या संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? दूसरे नंबर का है संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है। तो इन चारों में से अगर हम देखेंगे तो किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ये मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक और सबसे सही वर्णन है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे अब। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है भारतीय संविधान के अधिकारों में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि 44वें संविधान के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान 44वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो पहले नंबर का ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमको जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उसमें संपत्ति का अधिकार 7वें रूप के रूप में संपत्ति का अधिकार था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार। तो वर्तमान संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि वर्तमान संविधान में अभी तक है, स्वतंत्रता का अधिकार वर्तमान संविधान में भी है। समानता का अधिकार, ये भी वर्तमान संविधान में भी है। संस्कृति का अधिकार, ये भी वर्तमान संविधान में है। तो ऐसा कौन सा ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि 44वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो ये चारों में से ये समानता का अधिकार, संविधान के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये तो है, मगर मेन रूप से जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार हमारा संविधान में दिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके महत्वपूर्ण अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार जो संविधान
जब हम कुछ टाइप पढ़ते हैं तब तो हमको 6 अधिकार बताए जाते हैं मौलिक अधिकार, मगर संविधान में आर्टिकल के तहत अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक, लगभग ये मान लें कि 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं संविधान के अंदर, ये सारे अधिकार आपको मौलिक अधिकार के तहत दिए गए हैं। उन्हीं को लेकर हमारा ये चैप्टर भी है कि भारतीय संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं या भारतीय संविधान में किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। उसी को लेकर ये 30 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में भाषण की स्वतंत्रता, संविधान के अंदर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही आपको भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। और आपको उसी के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार में आपको भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, निवास की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर कहीं भी घूम सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है और अपना व्यवसाय कर सकता है, उसको निवास की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जोड़ा जाता है। अगला है आपका उपाधियों का अंत, और 10 नंबर का ऑप्शन है आपका भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण का मतलब घूमना फिरना, ये आपकी भ्रमण है, ये भी आपका स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपका मौलिक अधिकारों में दिया गया है। मगर मौलिक अधिकारों में आपके ये उपाधियों का अंत, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया और हमको नहीं ढूंढना था, इसलिए उपाधियों का अंत आपका स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। अब उसी सीरीज में हम जो हमारा पाठ था भारतीय संविधान में अधिकार, उसी को लेकर और आगे हम चल रहे हैं और देखते हैं अगला जो चैप्टर है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। किस लेख द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय किसी भी अभिलेख को अपने आदेश न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। मतलब उच्च न्यायालय से कोई भी अभिलेख अपने पास मंगा सकता है। तो वह कौन सा अधिकार है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो अपने पास अभिलेख मंगा सकता है? तो वो कौन सा है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहले आ नंबर पर ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो जब कोई व्यक्ति, पुलिस उसको ले जाती है तो उसको सशक्त सामने, उसके वादी के सामने या उसके घर वालों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट किया जाए या लाया जाए, उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। न्यायालय ये आदेश करता है। इसके ऊपर एक फिल्म भी आ चुकी है जो जय भीम करके फिल्म थी, वो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण नियम है, उसी के तहत आई थी। अगला है आपके पास दूसरा ऑप्शन है 12 नंबर का जो ऑप्शन है वो है उत्प्रेषण। इसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगला है अधिकार प्रतीक्षा और 10 नंबर का है परम आदेश। तो ये जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय है वो उच्च न्यायालय से अभिलेख अपने आदेश अपने पास मंगा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के तक की आयु के जो बच्चे हैं, सभी जो 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निःशुल्क किस मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास समानता का अधिकार के तहत, या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो इन चारों ऑप्शनों में हम देखेंगे तो ये जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूचना समय पर ना मिलने पर सबसे पहले अपील की जाती है। जब सूचना समय पर ना मिले तो सबसे पहले अपील कहाँ की जाएगी? तो पहले नंबर का है कि विभाग प्रमुख को की जाएगी, दूसरे नंबर का है लोक सूचना अधिकारी को की जाएगी, तीसरे नंबर का है सूचना आयोग को की जाएगी, चौथे नंबर का ऑप्शन है द मुख्यमंत्री को की जाएगी। तो जब सूचना नहीं मिले तो किसको सूचना की जाएगी या अपील की जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारे पास सूचना ना मिलने पर हमें सूचना आयोग को अपील करनी होगी। अगर हमें कोई सूचना नहीं मिलती है तो हमें सूचना आयोग को अपील करनी होगी। 7 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो पहले नंबर का ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरे नंबर का ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या है हमारे पास संपत्ति का अधिकार, क्या ये मौलिक अधिकार है? तीसरे नंबर का हमारे पास है, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास जो सा है कि शोषण का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। और चौथे नंबर का ऑप्शन है कि हमारे पास तानाशाही का अधिकार मौलिक अधिकार है। तानाशाही का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है संविधान के अंदर, या आपका शोषण का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, या संपत्ति का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार है? तो आप अगर संविधान के अंदर देखोगे तो जो समानता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। संविधान के अंदर समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों में भारतीय संविधान के अधिकारों के चैप्टर में हम एक वाक्य पढ़ेंगे, और जो दूसरा चैप्टर में एक वाक्य कितने ही हैं और यही दे रखे हैं, और इनमें हम एक वाक्य पढ़ेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका एक वाक्यों में कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दे रखे हैं, 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक दे रखे हैं। उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता या संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता हमारे सामने सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के अंदर अगर किसी राज्य में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपके लिए उच्च न्यायालय, आदेश न्यायालय, तो ये मेन जो सबसे बड़ा है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम क्या कहलाता है? तो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं वो बालक होते हैं, इसलिए वो बाल श्रम कहलाता है। तो इसका आंसर भी है बाल श्रम। 14 वर्ष से कम बच्चों से काम करवाना या किसी कारखाने में, खतरनाक कारखाने में काम करवाना, ये संविधान के अंदर बैन है और इसे बाल श्रम के नाम से बैन कर रखा है, और ये शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये हमारे कानून के उसमें नहीं आते, मगर नीति निर्देशक तत्व हमारे आदर्श होते हैं, उनको संविधान में दे रखा है। इसके पीछे जो है वो जनमत की शक्ति होती है। जनमत होता है और जनमत जो अपना वोट डालकर जनमत बनता है, वो जनमत की शक्ति नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कार्य करती है, और ये इसका आंसर भी जनमत की शक्ति होती है नीति निर्देशक के पीछे। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? नीति हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे जो
चीज़ें हैं जो कानून रखे गए हैं वो अधिनियम 1935 के तहत रखे गए हैं। तो उसी में बहुत देशों से हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमारे वातावरण के अनुसार, हमारे सामाजिक वातावरण, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के अनुसार जो भारत में ठीक थी, सही थी, उनको भारतीय संविधान में लिया गया। उसी में से नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए और आयरलैंड से लेकर हमारे संविधान में रखे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5 कि संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून किसकी श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। एक तो संसद द्वारा, दूसरा विधानसभा द्वारा। जो कानून बनते हैं विधानसभा संसद में जो इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो कानून बनाते हैं। और वो कानून कहाँ मतलब किस में सम्मिलित किए जाते हैं या किस श्रेणी में वो सम्मिलित किए जाते हैं, तो वो लोक निकाय श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं जो संसद और विधानसभा द्वारा कानून बनाए होते हैं।